Hello friends, in this video I'll discuss all the NEET problems from the topic Some Basic Concepts of Chemistry from the year 2013 onwards। तो इस वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम्स पर हम फोकस करेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन नाउ। नीट 2013 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 6.02 into 10 to the power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution। तो हमें यूरिया का सोल्यूशन दिया हुआ है जिसमें यूरिया के मॉलिक्यूल्स हैं 6 into 10 to the power 20, तो हो गए उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड इट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन की वॉल्यूम हमें 0.1 लीटर दी हुई है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज, हमें सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है और ऑप्शंस देख के हम देख सकते हैं कि हमें कॉन्सेंट्रेशन को मोलारिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैपिटल M जो है इट रिप्रेजेंट्स मोलर, मोल्स पर लीटर। तो यहाँ पर मोलारिटी का फॉर्मूला देखते हैं। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, N/V। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं क्योंकि हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। तो हम जब भी फॉर्मूला लिखेंगे हम तीनों टर्म्स को लिखेंगे साथ में और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा डेटा हमारे लिए रेलेवेंट है। अगर मास ऑफ सैंपल दिया हुआ है तो उसको सॉल्यूट के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तब नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। और अगर इस क्वेश्चन की तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो उसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करके भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 6.02 into 10 to the power 20 और एवोगाड्रोस नंबर होता है 6.02 into 10 to the power 23। तो यहां से 1/1000 यानी कि 0.001 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहां पर हमें डिनोमिनेटर में 10 की पावर 3 बचने वाला था। आगे डिस्कशन करते हैं। तो अब मोलारिटी निकाल देंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि 0.001 है और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन 0.1 लीटर है। मोलारिटी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम लीटर्स में एक्सप्रेस करनी होती है। तो यहां से कैलकुलेशंस करके आप देखेंगे आपका आंसर आएगा 0.01 मोल्स पर लीटर, यानी कि मोलारिटी है 0.01 मोलर। तो ऑप्शन 3 जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड। हमें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन का मास निकालना है which can be used to prepare 250 ml of 2 molar HNO3। तो हमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है ताकि हमारे पास जो नया एसिड सॉल्यूशन मिलेगा उसकी वॉल्यूम 0.25 लीटर्स होगी और उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 2 मोल्स पर लीटर। द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। तो खुद कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है उसके अंदर 70% प्योर HNO3 अवेलेबल है। तो अब हमें क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को ऐड करना होता है ताकि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन बना सके। तो जो भी HNO3 आएगा वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में से आएगा और फर्दर एडिशन डाइल्यूट करने के लिए सिर्फ वाटर का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मोलारिटी की बात हो रही है। मोलारिटी का फॉर्मूला देखते हैं। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। और नंबर ऑफ मोल्स हमें कैसे मिलते हैं, मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास से या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सैंपल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर से। क्योंकि इस क्वेश्चन में मास की बात की जा रही है तो हम मास अपॉन मोलर मास वाला रिजल्ट यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 हो जाएंगे मास ऑफ प्योर HNO3 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। HNO3 का मोलर मास हो जाएगा 63 ग्राम्स पर मोल। ठीक, ये यहाँ पर फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन 16 into 3 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1। तो अब यहाँ पर हम मोलारिटी से उसको इक्वेट करेंगे। हमारे पास मोलारिटी और वॉल्यूम अवेलेबल है। तो मोलारिटी है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोलारिटी की वैल्यू 2 मोलर्स डालेंगे, वॉल्यूम की जगह 0.25 लीटर्स डालेंगे और उसकी मदद से नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चलेंगे। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो कि प्योर HNO3 अपॉन 63 की टर्म थी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स वाज 0.25। कैलकुलेशन करेंगे, फर्दर टर्म्स को रीअरेंज करना है, 0.25 को दूसरी तरफ ले जाएंगे और मास ऑफ प्योर HNO3 हो जाएगा 63 into 0.5 विच इज इक्वल टू 31.5 ग्राम्स। तो हमें प्योर HNO3 फाइनल सोल्यूशन में कितना चाहिए, 31.5 ग्राम्स। और ये प्योर HNO3 हमें कहां से मिला था, ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन से।
तो शुरू में भी हमारे पास प्योर HNO3 नहीं था, उसका सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल था और उस सोल्यूशन में 70% HNO3 अवेलेबल है। तो हमें जो भी आपका सोल्यूशन था उसका 70% मास हम लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द रिक्वायर्ड मास ऑफ प्योर HNO3। ठीक है, प्योर HNO3 31.5 ग्राम है तो उसका कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि खुद कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में 100% HNO3 नहीं है। तो 70% of the required concentrated HNO3 solution is equal to the required amount of pure HNO3, जिसको हमने कैलकुलेट किया है 31.5 ग्राम्स। तो 70% of M concentrated HNO3 is equal to 31.5। टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, 100 ऊपर जाएगा, 70 की टर्म नीचे आ जाएगी, मास ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 सोल्यूशन आ जाएगा 45 ग्राम्स। यानी कि ऑप्शन 2 जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। 45 ग्राम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 सोल्यूशन जो था उसका 70% HNO3 है, यानी कि उसके अंदर प्योर HNO3 था 31.5 ग्राम्स और 31.5 ग्राम्स प्योर HNO3 को अब हम सोल्यूशन में बनाएंगे, जिससे टोटल सोल्यूशन की वॉल्यूम हो जाएगी 0.25 लीटर। तो फाइनल मोलारिटी आएगी 2 मोल्स पर लीटर। तो ऑप्शन 2 वाज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। AIPMT 2014 का क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इन अ क्लोज्ड वेसल। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन हमें दिया हुआ है, दोनों की क्वांटिटीज हमारे पास अवेलेबल है। विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है उसकी क्वांटिटीज एग्जैक्ट क्वांटिटीज नहीं है, एक सब्सटेंस पहले खत्म हो जाएगा, दूसरा सब्सटेंस बचा रह जाएगा। तो कौन सा सब्सटेंस एक्सेस बचेगा और उसकी कितनी क्वांटिटी बचेगी ये हमें बताना है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एटम्स का एटॉमिक वेट हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन आपको मालूम है, Mg+O2 gives MgO। तो बैलेंसिंग से हमें पता चलेगा कि एवरी 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम will react with 1 mole of oxygen gas to produce 2 moles of magnesium oxide। यहां पर जो बैलेंस्ड इक्वेशन होती है उससे हमें मोल्स का रिलेशनशिप पता चलता है। तो अगर आपको मासेस का डेटा एनालाइज करना है तो उसके लिए हमें आगे फर्दर कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन से सिर्फ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो हम देख सकते हैं। तो जो भी सब्सटेंसेस हैं उनके नीचे गिवन क्वांटिटीज लिख देते हैं। मैग्नीशियम के नीचे 1 ग्राम गिवन है, ऑक्सीजन गैस इज गिवन एज 0.56 ग्राम्स। तो एक्सेस रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर हमें देखना हो कि कौन पहले खत्म होगा या कौन लास्ट में बच जाएगा, तो उसके लिए हम एक रिएक्टेंट की गिवन क्वांटिटी को फिक्स करके उसके हिसाब से दूसरे रिएक्टेंट की रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकाल सकते हैं। एक की क्वांटिटी को लॉक करके दूसरे की रिक्वायर्ड क्वांटिटी देखेंगे और दूसरे की गिवन क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे कि वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम है या ज्यादा है। तो अगर दूसरे सब्सटेंस की गिवन क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा है तो वो एक्सेस में रहेगा और कम होगी तो इट विल बिकम द लिमिटिंग रिएजेंट। इस क्वेश्चन के थ्रू इसको और डिटेल में समझते हैं। तो बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें पता है कि 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे। क्वेश्चन में डेटा जो है वो ग्राम्स में दिया हुआ है। तो अब इस इक्वेशन को फर्दर कन्वर्ट करते हैं। 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम का मतलब है 48 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक, मैग्नीशियम का मोलर मास है 24 ग्राम्स पर मोल। It will require 1 mole of oxygen gas। 1 mole of oxygen gas का मतलब है 32 grams of oxygen gas। अब यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। 48 ग्राम्स मैग्नीशियम को अगर 32 ग्राम्स ऑक्सीजन चाहिए तो 1 ग्राम मैग्नीशियम को रिक्वायर्ड होगा 32/48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये 48 की टर्म को हम राइट हैंड साइड में यहाँ नीचे ले आएंगे। तो एवरी 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल रिक्वायर 0.67 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। 32/48 इज इक्वल टू 0.67। अब देखिए मैंने क्या किया है, मैग्नीशियम का गिवन क्वांटिटी था 1 ग्राम, उसको मैंने लॉक कर लिया और देखा 1 ग्राम मैग्नीशियम को रिक्वायर्ड होता है 0.67 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन और गिवन है 0.56 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हम इन दोनों ऑक्सीजन के नंबर्स को कंपेयर करेंगे। ऑक्सीजन की गिवन क्वांटिटी है 0.56 और रिक्वायर्ड क्वांटिटी है 0.67, यानी कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन उतना ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल नहीं है।
यानी कि ऑक्सीजन जो है इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी मैग्नीशियम बचा रहेगा। तो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज अगर आपको निकालनी है तो वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। तो अब हमने यहां पर देखा है कि मैग्नीशियम एक्सेस में है, तो अब हम ऑक्सीजन के हिसाब से मैग्नीशियम कितना कंज्यूम होगा इसको सॉल्व करेंगे और गिवन क्वांटिटी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचा हुआ मैग्नीशियम हमारे पास आ जाएगा। तो ओरिजिनल रिलेशनशिप सेम है, 48 ग्राम मैग्नीशियम को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो अब हम ऑक्सीजन की गिवन क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में मैग्नीशियम की रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकालेंगे। तो अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन को 48 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए तो 1 ग्राम ऑक्सीजन को 48/32 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, इस बार 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में एनालिसिस करना है तो 32 को नीचे ले जाएंगे। तो अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन को 1.5 ग्राम मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है तो यहां से हम आगे 0.56 ग्राम ऑक्सीजन के लिए मैग्नीशियम की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 ग्राम ऑक्सीजन को 48/32 यानी कि 1.5 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए, तो यूनिटरी मेथड से 0.56 ग्राम ऑक्सीजन को कितना चाहिए होगा, 0.56 इंटू 1.5 विच इज इक्वल टू 0.84 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। तो 0.56 grams of oxygen will consume 0.84 grams of magnesium, जबकि हमारे पास 1 ग्राम मैग्नीशियम अवेलेबल था। तो यहां से हम एक्सेस मैग्नीशियम निकाल लेंगे, गिवन है 1 ग्राम, रिक्वायर्ड है 0.84 ग्राम्स, बचा कितना 0.16 ग्राम्स। तो ऑप्शन 1 जो है मैग्नीशियम 0.16 ग्राम एक्सेस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। AIPMT 2014 का एक और क्वेश्चन है, equal masses of H2O2 and methane have been taken in a container of volume V। तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और मीथेन गैस के इक्वल मासेस हैं जिनको मैंने m के बराबर ले लिया है। They are taken in a container of volume V at a temperature 27 डिग्री सेल्सियस in identical conditions। टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है और तीनों गैसेस के लिए कंडीशंस जो है वो आइडेंटिकल दी हुई, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज तीनों गैसेस के लिए सेम है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेस, यानी कि ये जो तीन गैसेस थी इनकी वॉल्यूम्स का रेशियो हमें निकालना है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेस H2O2 इज टू मीथेन वुड बी। तो यहां पर हम देखेंगे कि एवोगैड्रोस लॉ अप्लाई हो रहा है कि अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स मोल्स और नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। तो जितने ज्यादा मोल होंगे उतनी ही ज्यादा गैस की वॉल्यूम होती है, चाहे गैस कोई भी हो। तो अगर हमें वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है तो हम मोल्स का रेशियो निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ H2 इज टू वॉल्यूम ऑफ O2 इज टू वॉल्यूम ऑफ CH4 कैसे निकलेगी, बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मोल्स दैट आर गिवन। अब मोल्स का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सैंपल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। मैं हमेशा तीनों टर्म्स लिखता हूं और उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला ज्यादा रेलेवेंट है। तो चूंकि यहां पर मास ऑफ द सैंपल m की बात की गई है तो वी विल यूज द फॉर्मूला मास अपॉन मोलर। तो तीनों ही सैंपल्स का मास m है, लेकिन मोलर मास तीनों गैसेस के अलग है। तो हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे मास अपॉन 2, जो कि उसका मोलर मास होता है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे m अपॉन 32 और CH4 मीथेन गैस के मोल्स हो जाएंगे m अपॉन 16। तो यहां से m/2 डिवाइडेड बाय m/32 डिवाइडेड बाय m/16 जो है दैट इज द रेशियो ऑफ H2 इज टू O2 इज टू CH4 की वॉल्यूम्स का रेशियो। तो यहां पर हमारा रिजल्ट m की टर्म्स जो है वो तीनों कैंसिल हो जाएंगी, रिजल्ट आएगा 1/32 इज टू 1/2 इज टू 1/32 इज टू 1/16। अब यहां पर ये फ्रैक्शंस में टर्म है, हमें इनको होल नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो डिनोमिनेटर की जो भी टर्म्स है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहां पर तीनों टर्म्स का एलसीएम है 32 और उससे तीनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेशियो आ जाएगा 32/2 डिवाइडेड बाय 32/32 डिवाइडेड बाय 32/16, यानी कि 32/2 इज 16 इज टू 1 इज टू 2।
तो वॉल्यूम ऑफ H2 गैस इज टू वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इज टू वॉल्यूम ऑफ CH4 गैस जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 16:1:2. ऑप्शन 3 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. AIPMT 2015 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन अब देखेंगे. A mixture of gases contains hydrogen and oxygen gases in the ratio 1:4 W by W. तो W by W टर्म का मतलब है वेट बाय वेट का रेशियो हमें दिया हुआ है. केमिस्ट्री में वेट और मास टर्म्स को हम सेम सेंस में यूज करते हैं. तो बेसिकली W by W रेशियो दिया होने का मतलब है दोनों गैसेस के मासेस का रेशियो है 1:4. व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस इन द मिक्सचर. मासेस का रेशियो हमें दिया हुआ है, मोल्स का रेशियो हमें निकालना है. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर. क्योंकि इस क्वेश्चन में मासेस की बात की जा रही है तो मास ऑफ द सैंपल अपॉन मोलर मास वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 हमें निकालना है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हो जाएंगे मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ O2 क्या हो जाएंगे मास ऑफ O2 सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2 गैस. स्मॉल m जो है वो मैं मास ऑफ सैंपल के लिए यूज करता हूं और कैपिटल M रिप्रेजेंट्स द मोलर मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस. तो यहां से डिवाइड की टर्म की जगह हम मल्टीप्लाई करने के लिए टर्म्स को उल्टा कर देंगे. बेसिकली अब स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, वैल्यूज पुट करनी है. तो स्मॉल m की जो टर्म्स हैं उनका रेशियो हमें दिया हुआ है. तो स्मॉल m की टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं. MH2 अपॉन MO2 की टर्म को मैंने अलग लिख लिया है और मोलर मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ H2 की टर्म्स को मैंने अलग से मेंशन किया है. दोनों रेशियोज को हमें मल्टीप्लाई करना है. तो मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ O2 जो रेशियो आएगा मास ऑफ H2 अपॉन मास ऑफ O2 क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/4. मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस 32 होता है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस 2 होता है. तो यहां से हमारा आंसर आएगा 4:1 यानी कि ऑप्शन 4 जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. AIPMT 2015 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन अब देखेंगे. द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन. तो हमें चार ऑप्शंस में वाटर की क्वांटिटीज दी हुई हैं और हमें चारों केसेस में कंपेयर करना है कि वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा कौन से ऑप्शन में दिए हुए. काफी स्टैंडर्ड और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कहीं पर ग्राम्स ऑफ वाटर दिए हुए हैं, कहीं मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डायरेक्टली दिए हुए हैं, कहीं पर मोल्स ऑफ वाटर दिए हुए हैं. इन सब क्वांटिटीज को रिलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस एंड इट इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस अपॉन एवोगाड्रोस नंबर. तो इस क्वेश्चन में हमें वाटर मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करना है. कैपिटल N की टर्म नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमें देखने हैं. तो 1 by 1 चारों ऑप्शंस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉल्व करेंगे. ऑप्शन 1 में हमें दिया हुआ है 18 ग्राम्स ऑफ वाटर. तो जो कि मास ऑफ वाटर सैंपल दिया हुआ है तो मास अपॉन मोलर मास की मदद से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1. मास ऑफ सैंपल भी 18 ग्राम है और मोलर मास वाटर का होता है 18 ग्राम्स पर मोल. तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एवोगाड्रोस नंबर को नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 थे और एवोगाड्रोस नंबर होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23. अब बात करेंगे ऑप्शन 2 की. ऑप्शन 2 में हमें सीधा 18 मोल्स ऑफ वाटर दिए हुए, नंबर ऑफ मोल्स हैं 18. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेन नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. 18 इंटू एवोगाड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ऑप्शन 3 में हमें सीधा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दिए हुए हैं 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच इज अ वेरी स्मॉल नंबर कंपेयर टू दीज नंबर्स. यहां पर 10 की पावर 23 के ऑर्डर में मॉलिक्यूल्स हैं जबकि ऑप्शन 3 में सिर्फ 18 मॉलिक्यूल्स हमें दिए हैं. ऑप्शन 4 भी इसी तरीके से देख लेंगे. 1.8 ग्राम्स ऑफ वाटर. तो मास ऑफ सैंपल 1.8 ग्राम्स है, मोलर मास वाटर का 18 होता है. नंबर ऑफ मोल्स आ गए मास अपॉन मोलर मास विच इज इक्वल टू 0.1. तो अगेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर यानी कि 0.1 इनटू एवोगाड्रोस नंबर. तो अब चारों ऑप्शंस में हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं. आप देख सकते हैं 0.1 इनटू एवोगाड्रोस नंबर, 1 इनटू एवोगाड्रोस नंबर और 18 इनटू एवोगाड्रोस नंबर. इसमें से 18 वाली टर्म जो है दैट इज द लार्जेस्ट.
तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम कौन से केस में है? ऑप्शन 2, विच इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। AIPMT 2015 के सेकंड पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। If Avogadro's number is changed from 6.022 into 10 to the power 23 per mole to 6.022 into 10 to the power 20 per mole, then this would change which of the following options? तो यहां पर हमें एवोगैड्रोस नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसका बेसिक डिस्कशन करना है कि अगर हम एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू जो हमने सेट की हुई है उसी को चेंज कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो एवोगैड्रोस नंबर कहां से आता है? हमने कार्बन को रेफरेंस माना था और 12 ग्राम कार्बन में जितने भी एटम्स होते हैं उस नंबर को हमने एसोसिएट कर दिया एज एवोगैड्रोस नंबर। तो हमने देखा कि 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon, they will weigh 12 grams। अब हमने 1 मोल सब्सटेंस की डेफिनेशन चेंज कर दी है। हमने बोला कि 1 मोल होता है 6.022 into 10 to the power 20 पार्टिकल्स। तो उससे यहां पर हमारा जो ओरिजिनल डेफिनेशन है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? देखो, कार्बन एटम का वेट जितना होता है सो होता है, लेकिन यहां पर एवोगैड्रोस नंबर जो हमने सेट किया हुआ है उससे रिलेशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने 1 डजन को सेट किया हुआ है इक्वल टू 12। तो सपोज 1 डजन एग्स जो है यानी कि 12 एग्स जो हैं उनका मास 100 ग्राम होता है। अब अगर आप डजन की डेफिनेशन चेंज कर देंगे तो उससे अंडे का साइज चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आपने बोला 24 एग्स 1 डजन होते हैं तो अब 1 डजन का मास ज्यादा आएगा क्योंकि आपने रेफरेंस फ्रेम ही चेंज कर दिया है। तो ये जो नंबर होता है ये एक रेफरेंस का नंबर होता है। एक्चुअली मास ऑफ एन एटम जो है या मास ऑफ मल्टीपल एटम्स जितने भी होंगे दैट विल रिमेन द सेम, सिर्फ नापने का तरीका आपने बदला है। तो अब अगर मैंने 1 मोल की जो नंबर है उसको ही चेंज कर दिया है तो 6.022 into 10 to the power 20 एटम्स ऑफ कार्बन कितना वे करेंगे ये देख लेते हैं। यूनिटरी मेथड यूज किया है। अगर 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स का मास 12 ग्राम्स है तो एक एटम का मास हो जाएगा 12 upon 6.022 into 10 to the power 23 और फिर 6.022 into 10 to the power 20 एटम्स का मास हो जाएगा 1 एटम का मास मल्टीप्लाइड बाय 6.022 into 10 to the power 20। तो यहां से रिजल्ट आएगा, आप देख सकते हैं ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1000 का फैक्टर आएगा। यहां पर 10 की पावर 20 है, डिनोमिनेटर में 10 की पावर 23 है। तो 12 upon 1000 ग्राम्स यानी कि 0.012 ग्राम्स। तो अब हमने चूंकि मोल के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ एटम्स होती है उसी को चेंज कर दिया तो 1 मोल ऑफ कार्बन का भी मास अब चेंज हो जाएगा। कार्बन एटम का मास उतना ही रहेगा लेकिन हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को चेंज कर दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो गए हैं तो टोटल मास भी चेंज हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 4 मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन वुड चेंज, दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम।